नमस्ते एवरीबॉडी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तुलजा भवानी महाविद्यालय तुलजापुर हिंदी विभाग से मैं डॉक्टर मंत्रीराम धनाड़े आज हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के बारे में अपने विचारों को यहाँ अभिव्यक्त करने वाले हैं। साहित्य के क्षेत्र में आदर्शवाद और यथार्थवाद को लिखने वाले महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस में हुआ। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से मुंशी प्रेमचंद एक है। इनका असली नाम धनपत राय एवं तथा नवाब राय के नाम से भी साहित्य जगत में विख्यात है। मूल नाम धनपत राय, किंतु मुंशी प्रेमचंद के नाम से ही उनको अधिक मात्राओं में जाना जाता है, पहचाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम भार्या इनकी शिवरानी देवी थी। हिंदी साहित्य के कोहिनूर हीरा के रूप में जिसे जाना जाता है, वे मुंशी प्रेमचंद 8 अक्टूबर 1936 को ये सूर्य अस्त हुआ, इनका देहांत हुआ। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उनको उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास उन्होंने किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधी विद्वान संपादक थे। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकार और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध भी शामिल है। इनका कार्य क्षेत्र अध्यापक, लेखक एवं पत्रकार। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास को विधा को लेकर लेखन किया है। उनका विषय सामाजिक था और साहित्यिक आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। मुंशी प्रेमचंद से फणीश्वरनाथ रेणु, श्रीनाथ सिंह, सुदर्शन, यशपाल ये साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद से प्रभावित थे।
उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता के रूप में मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है, पहचाना जाता है। माता आनंदी देवी तथा पिता मुंशी अजब राय लम्हे में एक डाक मुंशी थे। मुंशी प्रेमचंद का आरंभिक जो शिक्षा है वो उर्दू और फारसी भाषा में हुआ है और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही था। मुंशी प्रेमचंद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्मी ए होशरुबा उन्होंने पढ़ लिया था। उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ, शरनाथ, मिर्ज़ा हदी रुस्वा और मौलाना शहर के उपन्यासों से परिचय उन्होंने प्राप्त कर लिया था। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद वे एक स्थायी विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ उन्होंने पढ़ाई जारी की। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में कला स्नातक BA पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण मुंशी प्रेमचंद का प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपराओं के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में उन्होंने दूसरा विवाह किया। अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से मुंशी प्रेमचंद ने किया। मुंशी प्रेमचंद के 3 संतान श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन, राष्ट्र का विलाप, सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी। कलेक्टर ने मुंशी प्रेमचंद को हिदायत दी कि अब वे नहीं लिखेंगे। यदि लिखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद को जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र रहा। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 में हो गया और अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र को उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं।
अनेक साहित्य का निर्माण उन्होंने किया। उनके साहित्य का विदेशी भाषा में भी अनुवाद किया गया। प्रेमचंद के साहित्य का भारतीय भाषाओं में असमिया, उड़िया भाषा, कन्नड़ भाषा, कश्मीरी भाषा, गुजराती भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, पंजाबी भाषा, बंगला भाषा, मराठी भाषा, मलयालम भाषा, सिंधी भाषा आदि भारतीय भाषाओं में प्रेमचंद के साहित्य का अनुवाद हमें दिखाई देता है। तथा विदेशी भाषाओं में प्रेमचंद का जो साहित्य है उसका भी अनुवाद देखने को मिलता है। अंग्रेजी भाषा, इटालियन, चीनी भाषा में भी उनके उपन्यास का अनुवाद हमें देखने को मिलता है। जो महान उपन्यास है साहित्य जगत का गोदान, जिसे चीनी भाषा में कतान कहा जाता है, कतान यानी गोदान चीनी भाषा में भी, जर्मनी भाषा या जापानी भाषा में उशिकुमो जो गोदान उपन्यास है, जापानी भाषा में भी हमें यह साहित्य उपलब्ध होते हुए दिखाई देता है। फारसी भाषा, बम्मी, रूसी या तथा अन्य सोवियत भाषा, कजाक, तातार, तुर्कमेनी, एस्तोनी, यूक्रेन, अंग्रेजी आदि भाषाओं में प्रेमचंद का साहित्य दिखाई देता है। मुंशी प्रेमचंद ने 15 उपन्यास लिखे हैं। उनकी कहानियां 300 कहानियां मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं। उनके 3 नाटक हैं। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह माने जाते हैं। उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई। सन 1936 में उनकी अंतिम कहानी जिसका नाम कफन, एक महत्वपूर्ण कहानी, उनकी कुछ प्रमुख कहानियों में कफन, पूस की रात, बूढ़ी काकी, 2 बैल, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं आदि उनकी महत्वपूर्ण कहानियों में ये कहानियां आती हैं। जैसे कि प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, मुंशी प्रेमचंद ने जो 300 कहानियां लिखी हैं, उन 300 कहानियों का चित्रण मानसरोवर भाग में हमें दिखाई देता है। मानसरोवर भाग 8 भागों में उनकी कहानियों का विभाजन किया गया है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की है। प्रेमचंद एक संवेदनशील कथाकार ही नहीं, सजग नागरिक व संपादक भी हैं। प्रमुखता उनकी ख्याति कथाकार के रूप में ही देखने को मिलती है।
जैसे कि अभी कहा गया कि उनकी जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं, कुछ श्रेष्ठ कहानियों में जैसे पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति, अभी जिस प्रकार से उनकी जो कहानियां हैं अभी जो अभिव्यक्त किए गए, या दूध का दाम, मंत्र आदि उनकी श्रेष्ठ जो है कहानियां हैं। प्रेमचंद का कहानी साहित्य हमें विशाल और विस्तृत रूप में एक समूचा युग समा गया है ऐसा प्रतीत होता है। भारत के ग्राम जीवन का संपूर्ण संघर्षरत मानवत्व ही प्रेमचंद की कहानियों का रचना आधार है, और यह मानवत्व किसी युग विशेष की देन नहीं है, वरन समाज संरचना के विशेष समय से ही इसकी महत्ता और प्रवृत्तियां अभिव्यक्त होती हैं। प्रेमचंद की जो कहानियां हैं आकाश में बिखरे हुए नक्षत्रों की भांति हैं। जिस प्रकार नक्षत्रों की गणना करते समय उंगली एक स्थान से विशेष पर टिक जाती हैं और भूल से पुनः गणना प्रारंभ करनी पड़ती है, तत्पश्चात फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसी प्रकार जब प्रेमचंद की कहानियों की संख्या की बात चलती है तो उसकी गिनती में उर्दू और हिंदी कहानियों की संख्या भूल उत्पन्न कर देती है। यह भूल की विवाद का विषय बनती है और प्रेमचंद की कहानियों के विस्तार को स्वतः स्पष्ट करती है। कतिपय विद्वानों ने इस संबंध में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए प्रेमचंद साहित्य विवेचन आचार्य रामचंद्र दुलारी जी ने 1954 में आचार्य रामचंद्र दुलारी जी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी, इन्होंने प्रेमचंद के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त किए। वे कहते हैं कि प्रेमचंद जी की कहानियां संख्या में 300 के लगभग है। इसके अतिरिक्त इनकी उर्दू कहानियों की संख्या 100 से ऊपर है। कलाकार प्रेमचंद साहित्य में रामरतन भटनागर कहते हैं कि प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को 250-300 कहानियां दी हैं। मनमथनाथ गुप्त 1960 में प्रेमचंद इस ग्रंथ में प्रेमचंद व्यक्ति और साहित्यकार, इस ग्रंथ में मनमथनाथ गुप्त कहते हैं कि प्रेमचंद लगभग 300 कहानियां प्रेमचंद ने लिखी हैं। यानी जिस प्रकार से उनका साहित्य है, अधिक मात्रा में उन्होंने कहानियां लिखी, लगभग 300 से भी ज़्यादा कहानियां जो है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं। प्रेमचंद एक विवेचन इस ग्रंथ में इंद्रनाथ मदान जी लिखते हैं कि प्रेमचंद कहानी लेखन कला के अग्रदूत थे और उन्होंने 250 से भी लगभग ज़्यादा कहानियां उन्होंने लिखी हैं। साथ ही साथ डॉक्टर देवराज ने प्रेमचंद साहित्य की राष्ट्रनिष्ठा भूमिका इस ग्रंथ में वे कहते हैं कि प्रेमचंद कहानी काल 30 वर्ष सन 1907 से 1936 तक का फैला हुआ है और इस अवधि में उनकी प्रतिभा के स्वरूप करीब 400 कहानियां हिंदी साहित्य को प्राप्त हुई और हिंदी कला में उत्तरोत्तर विकास होता चला गया। उपरोक्त मतों से यह स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद ने अपनी हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की कहानियों को प्रकाशित कराते हुए समय अथवा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु भेजते समय उनकी कहीं विधिवत लेखा जोखा नहीं रखा। उर्दू की अनेक कहानियों का हिंदी में रूपांतर भी प्रकाशित हुआ है कि इससे भी गणना में त्रुटियां हो गई है। इसके साथ ही
जो विभिन्न कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं मुंशी प्रेमचंद के, उनमें कहानियों के रखने के क्रम में भी त्रुटियां बहुत सारे साहित्यकारों में इस बात को लेकर वैषम्य दिखाई देता है। प्रेमचंद की कहानियों का वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक संस्करण प्रकाशित करने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कहानीकार के रूप में उनका सही मूल्यांकन करने में सहायता मिल सके। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास न केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील के पत्थर है। प्रेमचंद कथा साहित्य में उनके उपन्यासकार का आरंभ पहले होता है उनका पहला उर्दू उपन्यास अपूर्ण। अधिक मात्राओं में उनके उपन्यास के ऊपर भी बहुत सारे शोधकर्ताओं ने अपने विचारों को रखा है। अनेक उनके साहित्य पर रिसर्च किया गया है कि प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को जो ऊंचाइयां प्रदान की हैं वह परवर्ती उपन्यासकारों के लिए एक चुनौती बनी रही है। प्रेमचंद के उपन्यास भारत और दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। खासकर उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास गोदान। मुंशी प्रेमचंद, इनका जो उपन्यास है सेवा सदन, हिंदी उपन्यास लेखन के उत्कृष्ट काल का यह उपन्यास सेवा सदन है। 1918 में प्रकाशित उनका सेवा सदन उपन्यास, इस उपन्यास को प्रकाशित करने के संबंध में प्रेमचंद ने गोरखपुर से अपने अभिन्न मित्र मुंशी दया नारायण निगम को 23 सितंबर 1918 को एक पत्र लिखा था। सेवा सदन हिंदी संसार के सुविख्यात अद्वितीय गल्प लेखक श्रीमान प्रेमचंद की यह रचना है। सेवा सदन 1918 में लिखा गया उनका यह उपन्यास सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। दहेज समस्या, विमेल विवाह समस्या, वेश्यागमन समस्या आदि कुरीतियों पर तीखा प्रहार लेखक ने किया है। सामाजिक विसंगतियां ही मनुष्य को हैवानियत की ओर ले जाती हैं। इस कथन का सम्यक निर्वाह इस औपन्यासिक कृति में प्राप्त होता है। धार्मिक आडंबरों और ढकोसलों के प्रति व्यंग्य भी किया गया है। प्रेमाश्रय 1922 में लिखा गया यह उपन्यास, इस उपन्यास में ग्रामीण समस्याओं का चित्रण किया गया है। शोषित और उत्पीड़ित पृष्ठों के जीवन की दुख गाथा का मार्मिक चित्रण इस उपन्यास में लेखक ने किया है। कृषकों की जागरूक विद्रोही चेतना का वास्तविक चित्रांकन करके प्रेमचंद ने उनके प्रति महाजनों और जमींदारों की स्वार्थ प्रवृत्ति का खुलासा भी इस प्रेमाश्रय उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने किया है। महाजनों और जमींदारों की स्वार्थ प्रवृत्ति का खुलासा भी इस उपन्यास में किया गया है। वैसे
नगर जीवन के भी चित्र इस उपन्यास में देखने को मिलते हैं, किंतु प्रमुख रूप से ग्रामीण जीवन और तदजन्य समस्याओं के ही चित्रण अधिक मात्रा में इस उपन्यास में दिखाई देते हैं, मिलते हैं। ग्रामीण कृषकों की सरलता, सादगी, ईमानदारी और आजीविका के प्रतिष्ठा की भावना का प्रतिपादन हुआ है, जो दूसरी ओर नगर के स्वार्थी, शोषण और मक्कारी साहूकार तथा जमींदार की मनोवृत्तियों का विश्लेषण भी इस उपन्यास में हुआ है। रंगभूमि 1925 में लिखा गया यह उपन्यास है। प्रेमचंद के इस उपन्यास में समाज की विभिन्न समस्याओं का वास्तविक चित्रण हुआ है। औद्योगिक सभ्यता के बढ़ते प्रभाव, शोषण, उत्पीड़न की मनोवृत्ति, महाजनी सभ्यता की व्यापक नीति, मानवता के प्रति दमनकारी दृष्टि, निर्धनों के प्रति संकुचित भावना, सामाजिक आर्थिक विसंगतियों के प्राचुर्य आदि के सहज और यथार्थ चित्र इस उपन्यास में खींचे गए हैं। प्रेमचंद की यह दृढ़ धारणा इस उपन्यास में व्यक्त हुई है, यदि अशिक्षा, निर्धनता, असमानता, संकीर्णता, शोष, उत्पीड़न आदि की प्रवृत्ति समाज में समाप्त नहीं होगी, तो इसी प्रकार से जन संघर्ष समाज में अनवरत होते ही रहेंगे। पूंजीवादी व्यवस्था ने इस सामाजिक विघटन की जिम्मेदारी पूर्ण तथा अपने ऊपर ले रखी है, क्योंकि ग्रामीण जनता के शोषण और उत्पीड़न में ही उनकी सारी शान शौकत निहित है। निर्मला यह उपन्यास प्रेमचंद की बहुचर्चित औपन्यासिक रचनाएं है। निर्मला इस उपन्यास में सामाजिक समस्याओं का चित्रित किया गया है। दहेज समस्या, अनमेल विवाह समस्या, पारिवारिक विघटन आदि को मार्मिकता के साथ चित्रित करने में पूर्णतया सफल है। दहेज एक सामाजिक अभिशाप है। सूत्र का जन्म संभवत इसी प्रकार के कथानक से ही संभव हुआ है। दहेज दानों ने ही निर्मला को इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करने पर विवश किया, जिससे संभवत मृत्यु अच्छी होती है। अंततः मृत्यु का वरण करके ही निर्मला अपने को इस संसार और दहेज के अभिशाप से मुक्त करती हैं। एक युवा कन्या अपने जीवन को उस समय सबसे अधिक नरकमय मानती है जब उसका विवाह उसी के पिता के समवयस्क किसी व्यक्ति से कर दिया जाता है। प्रेमचंद ने अपनी व्यथा इन शब्दों में व्यक्त की है। इस वेदना को प्रेमचंद ने इस प्रकार से व्यक्त किया है। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मढ़िएगा। इस कथन में कितनी वेदना, करुणा, टिस और मार्मिक पीड़ा निहित है। निर्मला उपन्यास में मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव, तदजन्य संदेह और उसकी आत्मग्लानि के भावों की सामाजिक अभिव्यक्ति है। निर्मला की यह जीवन गाथा वर्तमान भारतीय समाज में आज भी विद्यमान है। कायाकल्प इस उपन्यास में
प्रेमचंद ने एक ओर तो किसानों की दीन दुर्दशा का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर जमींदार और उनकी रानियों के ऐश्वर्य की गाथाएं भी, जमींदार की रानियों की गाथाएं भी हैं। कायाकल्प किसानों का नहीं होता, वरन जगदीशपुर की रानी देवप्रिया का होता है। प्रेमचंद और उनका साहित्य इस रचना में मनमथ नाथ पृष्ठ 122 में मनमथनाथ गुप्त जी कहते हैं कि कायाकल्प किसानों का नहीं होता, वरन जगदीशपुर की रानी देवप्रिया का होता है। यह कायाकल्प मनोवृत्ति और कार्यकलापों के परिवर्तन का सूचक है। आलोचकों ने डॉक्टर रामविलास शर्मा जी प्रेमचंद और उनका युग इस रचना में पृष्ठ क्रमांक 74 में, पेज क्रमांक 74 पर कहते हैं, इस औपन्यासिक कृति को विवादग्रस्त स्वीकार किया है। इस कृति में गोरखपुर, धंधा और आडंबर है। प्रेमचंद युगीन भारतीय समाज इस रचना में डॉक्टर इंद्र मोहन कुमार सिंह पृष्ठ 174 पर पेज पर वे कहते हैं कि गोरखपुर, धंधा और आडंबर, यानी जिस प्रकार से प्रेमचंद की सामान्य विचारधारा से अलग टूटी हुई एक स्वतंत्र कृति एक यह कायाकल्प रचना है, यही कारण है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी प्रेमचंद साहित्य त्रिवेचन रचना में पृष्ठ 96 में कहते हैं, कायाकल्प प्रेमचंद की सबसे शिथिल रचना है। यानी इस रचना के बारे में अनेक आचार्य, आलोचकों ने, साहित्यकारों ने अपने विचार जो है प्रस्तुत किए गए हैं। वास्तव में इसमें जो अस्पष्टता, आडंबर, शिथिलता अथवा टूटी हुई विचारधारा आदि दिखाई पड़ती हैं, वह कथाक्रम के प्रस्तुति के कारण है। घटनाओं के संयोजन, परिस्थितियों के निर्माण, निर्वाह, पात्रों की उपस्थिति एवं उनके क्रियाकलापों का समावेश कुछ इस प्रकार से इसमें है कि यह अत्यंत बोझिल और विसंकल प्रतीत होता है। डॉक्टर इंद्र मोहन कुमार सिंह प्रेमचंद युगीन समाज पृष्ठ 175 पेज, डॉक्टर इंद्र मोहन कुमार सिंह कहते हैं, इंद्र जालिक और अविश्वसनीय है। जैसे कुछ भी स्थितियां नहीं है, वरन कायाकल्प कराने की लेखकीय योजना ही इस प्रकार की दृष्टि निर्धारित करने को विवश करती होगी। जीवन के विभिन्न अनुभवों को जब साहित्य धरातल पर प्रस्तुत किया जाता है अथवा कथाकार जब कथानक का संयोजन करता है, तो संभव है कि कुछ ऐसी गुत्थियां वह डाल दे जो समीक्षकों को असंगत प्रतीत हो। यही इस उपन्यास के साथ भी हुआ है। यौनि मुक्त व्यवहार, लपटती जीवन, सामंती जीवन और पूर्व जीवन की मान्यताओं आदि का ही इसमें अधिक चित्रित किया गया है। सामान्य जीवन की समस्याओं का उतना चित्रांकन नहीं हो सका है जितना अन्य औपन्यासिक कृतियों में हुआ है। यही कारण है कि कायाकल्प एक अलग प्रकार की स्थितियों को स्पष्ट करने वाला उपन्यास है, जो सामान्यतया प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों में भी प्राप्त होता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास
गबन उपन्यास 1931 में रचित उपन्यास है। गबन में भी समस्याओं का चित्रांकन है। कुछ साहित्यकार गबन का चित्रांकन 1928 मानते हैं, किंतु 1931 में गबन का चित्रण गबन उपन्यास 1931 में लिखा गया। गबन उपन्यास में भी समस्याओं का चित्रांकन है। इसमें सामाजिक समस्या न होकर वैयक्तिक समस्या है। प्रेमचंद का यह उपन्यास जो है, यह इस उपन्यास में सामाजिक समस्या न होकर एक वैयक्तिक समस्याएं हैं। वैयक्तिक समस्या का आधार धन प्रेम ही है। मध्य वर्ग का व्यक्ति जब सीमित आय में मिथ्या आत्म प्रदर्शन और आडंबर का सहारा लेना प्रारंभ करता है तो उसे उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहता। परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की समस्याएं और मुसीबतें उसके सामने खड़ी हो जाती हैं, जिनसे निपटना आसान नहीं होता। इस उपन्यास में रमानाथ और जालपा दाम्पत्य के मध्य संदेश की दीवारें उस समय उठ खड़ी होती हैं जब जालपा को यह पता चलता है कि विवाह में प्राप्त गहने उसके नहीं हैं। प्रमुख पात्र के तौर पर रमानाथ और जालपा है। उसने बचपन में ही देखा था कि चंद्रहार का जो सपना उसने देखा था, चंद्रहार का सपना टूट जाता है जालपा का। जालपा में आत्मविश्वास और नारीत्व की पराकाष्ठा भी प्राप्त होती हैं। वह मात्र गहनों और आभूषणों की लोभी नहीं है। वह अपने पति रमानाथ की अपेक्षा अत्यंत साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, धैर्यवान और समाजबोध के भाव से भरी है। रमानाथ की कायरता, स्वार्थपरता और संकीर्णता तो प्रत्येक पग पर दिखाई देती है, किंतु जालपा तो भारत का उगता हुआ नारीत्व है। वह अपने आत्मगौरव पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगने देना चाहती। उसकी माँ जब चंद्रहार भेजती है तो उसे अस्वीकार कर देती है। मैं किसी का दान न लूंगी, चाहे वह माता का क्यों न हो। जालपा का आत्मबल कितना ऊंचा है, इस पंक्ति में हमें देखने को मिलता है। इसका अंदाज इस कथन से भी लगता है जब वह अपने पति रमानाथ को घूस लेने से रोकती है। तो तुम घूस लोगे, गरीबों का गला काटोगे। जालपा बचपन से ही भले ही चंद्रहार के सपने देखती रही हो, किंतु अब उसे इस प्रकार के गहनों की आवश्यकता नहीं है। प्रेमचंद ने गबन उपन्यास में अपने मंतव्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस देश में जालपा जैसी वीर नारी हो, देवी दिन जैसा सदा जवान रहने वाला सच्चा देशभक्त हो, वहां गरीबों को लूटकर विलायती का घर भरने का काम ज्यादा दिन नहीं चल सकता। इस प्रकार से प्रेमचंद ने गबन में एक ऐसी नारी का चित्रांकन किया है जो अनेक पुरुषों की अपेक्षा श्रेष्ठ और अनुकरणीय है। जालपा के माध्यम से भारतीय स्त्रियों के चारित्रिक वैशिष्ट्य को उद्घाटित करना प्रेमचंद ने अपना लक्ष्य रखा है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि। कर्मभूमि यह उपन्यास, इस उपन्यास में राष्ट्रीय चिंतन से युक्त यह कर्मभूमि उपन्यास है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों को आधार बनाकर ही इस उपन्यास की रचना की गई है। भारतीय जनता के मनोभावों की सशक्त अभिव्यक्ति इस उपन्यास में हुई है। नागरिक जीवन की सुविधाओं और ग्रामीण जीवन की समस्याओं का वास्तविक चित्रण भी इस उपन्यास में हुआ है। सामाजिक समस्याएं, निर्धनता, छुआछूत, पति स्त्रियों की दुर्दशा आदि का चित्रण करना भी इस
उपन्यास का लक्ष्य प्रतीत होता है। पारिवारिक विसंगतियां जीवन को तो दुभर बनाती ही हैं, सामाजिक परिवेश को भी गंदला करती हैं। यही नहीं, मनुष्य की जीवन पद्धति पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने से भी नहीं चूकती। पिता पुत्र, पति पत्नी के आपसी सद्भाव से ही सुख शांति का वातावरण बनता है। यदि इनमें भी संघर्ष और मतभेद हो तो परिवार का ढांचा चरमराए बिना नहीं रहता। पारिवारिक एकता ही व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाती है। प्रेमचंद ने कर्मभूमि में इस तथ्य को महत्वपूर्ण मानकर इसकी समस्त तिथियों को स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है। कर्मभूमि में गांधी जी के विचारों का प्रतिपादन हुआ है। धार्मिक आडंबर, अस्पृश्यता, मद्य निषेध, शिक्षा प्रसार, नारी सम्मान और रचनात्मक कार्यों के प्रति निष्ठा आदि के भावों की स्थापना उपन्यासकार ने की है। चरखे की महिमा गांधी युग की प्रवृत्तियां हैं। अहिंसा, शांति, समन्वय, कर्म आदि का स्वर इसमें जो मुखरित हुआ है वह प्रेमचंद की राष्ट्रीय चेतना का परिचायक है। गोदान 1936 में लिखा गया एक लोकप्रिय, प्रतिष्ठित लोकप्रिय उपन्यास है। अनेक भाषाओं में गोदान का अनुवाद किया गया है। प्रेमचंद की श्रेष्ठ, उनके जीवन की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृति है। इसमें उन्होंने आत्मकथ्य को भी उभारा है। कर्ज से डूबा किसान जब बेगार करने को विवश होता है तो वह क्या क्या नहीं सोचता और क्या क्या करने को तत्पर नहीं होता। यही गोदान का प्रमुख विषय है। गोदान में कर्ज की समस्या प्रमुख है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि गोदान की रचना के समय मुंशी प्रेमचंद स्वयं कर्ज बोझ से दबे हुए थे। फिल्म नगरी बंबई से अपने मित्र जैनेन्द्र को उन्होंने एक पत्र लिखकर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। हंस इस पत्रिका में मई 1939 में जो पत्र मुंशी प्रेमचंद ने जैनेन्द्र जी को लिखा था, पृष्ठ क्रमांक 100 पर उन्होंने लिखा था कि कर्जदार हो गया था, कर्ज पटा दूंगा, मगर कोई लाभ नहीं। उपन्यास गोदान के अंतिम पृष्ठ लिखने बाकी हैं। इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद ने अपने मित्र जैनेन्द्र को उन्होंने लिखा था, जो हंस पत्रिका में 1939 में पृष्ठ 100 पर, यानी जिस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद ने अपने आर्थिक स्थिति का बयान जैनेन्द्र से करते हैं, तो इससे यह स्पष्ट होता है कर्ज उतारने के लिए घर यानी बनारस से इतनी दूर बंबई में टिका हुआ हूं, केवल कर्ज के बोझ से मुक्ति मिल जाए और अधिक लाभ के लिए मैं चिंतित नहीं हूं, क्योंकि उसकी यहां संभावना कम ही है। मुंशी प्रेमचंद ने कर्ज समस्या को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समस्या स्वीकार करते हैं। इसीलिए गोदान में इस समस्या को मानवीय संवेदना के धरातल पर रखकर चित्रित किया है। प्रेमचंद ने गोदान में जमींदारी व्यवस्था, किसानों का शोषण, उत्पीड़न,
अस्पृश्यता, धार्मिक आडंबर, सामाजिक ढोंग, कर्ज समस्या, रिश्वतखोरी, पाश्चात्य सभ्यता के प्रति लगाव, पूंजीवादी व्यवस्था आदि का यथार्थ चित्रण उन्होंने इस उपन्यास में किया है। महाजनी पीड़ा किसान को तोड़कर रख देती है। गिरधर के निम्नलिखित शब्द किसान की आत्मा की पुकार है। गिरधर के इस शब्द में झिंगुरी में सारे का सारा ले लिया हुरी काका, चबेना के लिए भी एक पैसा न छोड़ा। कितनी वेदना है, एक आत्मा की पुकार। झिंगुरी में सारे का सारा ले लिया हुरी काका, चबेना के लिए भी एक पैसा न छोड़ा। हत्यारा कहीं का, कितनी वेदना है। रोया गिड़गिड़ाया पर इस पापी को दया न आई। समाज में किसानों मजदूरों की पीड़ा को समझने वाला कोई है ही नहीं। जिसे भी मौका मिलता है किसान की कमाई पर हाथ साफ करता है। किसान वैसे ही आर्थिक तंगी में जीवन व्यतीत करता है, फिर उसके साथ अशिक्षा, अंधविश्वास, जात पात, अस्पृश्यता, विधवा जीवन की समस्याएं, पारिवारिक झगड़ों आदि की स्थितियां तो कम नहीं हैं। वह पिसने को मजबूर होता है क्योंकि उसके सामने कोई अन्य विकल्प नहीं है। गोदान एक विस्तृत उपन्यास है। यह किसानों के जीवन का वास्तविक दस्तावेज है और इसमें जीवन की सभी अनुभूतियों का संग्रह है। करुणा, दया, पीड़ा, वेदना, सहानुभूति, प्रेम, अपनत्व, शोषण, उत्पीड़न, संदेह, संघर्ष, सभी तो इसमें व्यापकता के साथ चित्रित है। प्रेमचंद ने इन्हीं सबका वास्तविक और व्यापक पैमाने पर चित्रण उन्होंने करना गोदान का लक्ष्य निर्धारित किया है, ऐसा प्रतीत होता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित वरदान 1921 में यह उपन्यास लिखा गया है। इस उपन्यास में सामाजिक समस्याओं का चित्रण हुआ है। प्रेम और अनमेल विवाह की समस्याओं को प्रस्तुत करते हुए उनकी समस्त स्थितियों की व्याख्या भी की गई है। जीवन में कर्म के महत्व को स्पष्ट करने का वर्णन इस वरदान उपन्यास में हुआ है। प्रतिज्ञा 1929 में रचित इस उपन्यास में समस्या और समाधान को प्रस्तुत किया गया है कि विधवा समस्या यह सामाजिक समस्या है। समाज में विधवाओं को लेकर एक विशेष प्रकार की दृष्टि बना ली गई है और इसी दृष्टि के कारण ही विधवाओं को लेकर उनकी उपेक्षा, असम्मान और शोषण किया जाता है। इस स्थिति को प्रेमचंद ने बड़े ही करुणा और सहानुभूति और सुलझे हुए विचारों से देखा है। इस उपन्यास में घटनाओं को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि उसकी प्रस्तुति में ही कहीं भी शिथिलता अनुभव नहीं होती। प्रेमा और पूर्णा की कथाएं मर्मस्पर्शी एवं गंभीर चिंतन से युक्त है। विधवाएं समाज के लिए अभिशाप है, अभिशाप नहीं है। विधवाएं समाज के लिए अभिशाप नहीं है। प्रेमचंद ने अपने इसी मंतव्य को बड़े ही कौशल के साथ प्रेमचंद ने इसमें प्रस्तुत किया है।
मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित मंगलसूत्र उनका उपन्यास, यह उनका उपन्यास अपूर्ण उपन्यास है। यह प्रेमचंद की अपूर्व औपन्यासिक रचना है और इस उपन्यास के मात्र 4 परिच्छेद ही लिखे गए थे और मुंशी प्रेमचंद का देहांत हो गया था। मंगलसूत्र में सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का उल्लेख है। मनुष्य इन समस्याओं से इतना त्रस्त हो उठा है कि उसमें आक्रोश और असंतोष के स्वर मुखरित होने लगे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था और शोषण के प्रति तीखा आक्रोश तो प्रेमचंद ने गोदान इस उपन्यास में ही व्यक्त कर दिया था, किंतु वह आक्रोश इस उपन्यास में और तीव्र हो उठा है। वह कहते हैं कि जिस राष्ट्र में 3/4 प्राणी भूखे मरते हो, वहाँ किसी एक को बहुत सा धन कमाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति का उपाय प्रेमचंद ने संघर्ष माना है और संघर्ष ही जीवन है और जीवन को राहत संघर्ष ही मिल सकती है। प्रेमचंद ने अपनी इसी धारणा को मंगलसूत्र में व्यक्त किया है। प्रेमचंद का उपन्यास साहित्य जीवन की वास्तविक और यथार्थ अनुभूतियों का खुला दस्तावेज है। अपने साहित्य के माध्यम से प्रेमचंद ने तात्कालीन सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय समस्याओं तथा परिस्थितियों का सही चित्रण किया है। इन उपन्यासों में जीवन का एक मर्म निहित है, जिसकी अभिव्यक्ति प्रेमचंद ने बड़ी ही कुशलता के साथ की है। मानव समाज के लिए एक संदेश भी इनमें निहित है और यह संदेश सुधार और आत्मावलोकन का है। कहानी और उपन्यास के अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद ने नाटक भी लिखे हैं। इनके नाटकों में शबे-तार, प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम ये प्रमुख है। प्रेमचंद के इन नाटकों में समस्याओं के केंद्र पृथक है। संग्राम यह 1922-23 में लिखा गया यह उनका नाटक है। यह प्रातिनिधिक नाट्य कृति है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस नाटक का प्रकाशन तिथि 3 मार्च 1923 मानी है, किंतु यह 1922 में लिखा गया नाटक है। वैसे इसका प्रथम संस्करण सिन्हा पुस्तकालय पटना में सुरक्षित है। यह हिंदी पुस्तक एजेंसी कलकत्ता से माघ संवत 1979 फरवरी मार्च 1923 में छपी है और इस नाटक के केंद्र में एक सुंदर स्त्री और उसको प्राप्त करने की होड़ में 2 भाई हैं। 2 भाइयों की वासनात्मक संघर्ष का प्रतिफलन ही संग्राम है और इसी नाटक में ग्राम्य जीवन में शोषण, उत्पीड़न और घूसखोरी का जो प्रचलन रहा है, उसका भी वास्तविक चित्रण इस नाटक में देखने को मिलता है। संग्राम जीवन का ही संग्राम है जो प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक परिस्थितियों में होता है। करबला एक ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित यह नाटक है। मुस्लिम संस्कृति में करबला का विशेष महत्व होता है। इस्लाम धर्म में करबला की स्मृति आज भी ताजा है। प्रेमचंद ने इस नाटक के माध्यम से एक युगांतकारी दृष्टि प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। करबला में हिंदू पात्रों का समावेश करके प्रेमचंद ने हिंदू मुस्लिम सद्भावना की स्थापना की है। करबला में नारी पात्रों का चित्रण नहीं है। मुस्लिम समाज में नारी का
सार्वजनिक स्थल पर आना जाना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए नारी की उपस्थिति को इस नाटक में प्रेमचंद ने ही नहीं दर्शाया। प्रेमचंद की नाट्य कला का परिचय भी इस नाटक में प्राप्त होता है। प्रेमचंद का शब तार नाटक सन 1920 में कानपुर से यह प्रकाशित होने वाला उर्दू मासिक पत्र जमाना में सितंबर अक्टूबर अंकों में प्रकाशित हुआ था। प्रेम की वेदी 1933 में रचित यह नाटक, यह एकांकी नाटक है और इसमें विवाह समस्याओं को प्रमुखता के साथ उभारा गया है। प्रेमचंद ने इस नाटक में नारियों के उत्पीड़न, पर्दा प्रथा, नारी को वासना का साधन समझने की जो मनोवृत्ति, संकीर्ण दृष्टि आदि का स्वाभाविक एवं मार्मिक चित्रण प्रेम की वेदी में इस नाटक में प्रेमचंद ने किया है। जैसे कि अभी उनके उपन्यास के बारे में हमने यहाँ अध्ययन किया। निर्मला इस उपन्यास में जो समस्याएं हैं, दहेज और अनमेल विवाह का जो आधार बनाकर इस उपन्यास का लेखन जो प्रारंभ हुआ है, महिला केंद्रित साहित्य के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। सेवा सदन इस उपन्यास में दहेज समस्या के साथ विमेल विवाह और वेश्या की समस्या का चित्रण, नारी जाति की परवर्षता और निस्सहाय अवस्था, आर्थिक एवं शैक्षणिक परतंत्रता अर्थात नारी दुर्दशा पर यह उपन्यास लिखा गया, नारी की दुर्दशा पर लिखा गया यह उपन्यास, यानी नारी जीवन की जो समस्याएं हैं उस समस्या का चित्रण इस उपन्यास में लिखा गया। महान उपन्यास उनका गोदान है, रंगभूमि है। इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद, उपन्यासकार प्रेमचंद का जो साहित्य है, उनके साहित्य में जो यथार्थवाद यानी समाज में जो घटनाएं हैं, समाज में चल रही घटनाओं का यथार्थवाद और आदर्शवाद को लेकर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। साहित्य जगत के एक महान साहित्यकार, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में चल रही घटनाओं का चित्रण समाज के सम्मुख लाने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य व आलोचना में प्रेमचंद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया जाता है। उन्होंने प्रेमचंद पर 2 प्रमुख किताबें लिखी हैं, प्रेमचंद और उनका युग। इस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर 2 किताबें लिखी हैं। एक साहित्यकार के रूप में महनीय विचारों का चित्रण उनके साहित्य में दिखाई देता है। धन्यवाद। फिर से हम एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत होंगे, साथ ही साथ एक नया सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए यहाँ पर
रुक जाते हैं, फिर एक नए विषय को लेकर आपके सम्मुख आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।